2 दिसंबर 1984 भोपाल के एक केमिकल प्लांट में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि कहीं से कुछ गैस रिलीज हो रही है। बट तब उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि उनका चाय पीने का टाइम था। बट उनको नहीं पता था कि ये आगे जाकर कितना भयानक रूप लेने वाली थी। सिर्फ कुछ ही घंटों में हजारों लोग वहीं पर मर जाते हैं। बच्चे वॉमिटिंग कर रहे थे, फैमिलीज इधर उधर सड़कों पर दौड़ रही थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ये कोई मूवी का सीन नहीं था, ये थी वो काली रात जो भोपाल कभी नहीं भूल सकता। तो इस सब का रिस्पॉन्सिबल कौन था गाइस? एक अमेरिकन बिजनेसमैन जो इंडिया से भाग गया और अपनी सारी जिंदगी लग्जरी में बिताई, जिसको एक दिन भी जेल का सामना नहीं करना पड़ा। उस टाइम भोपाल में लगभग 9 लाख जाने रहते थे और वही सिटी के एक पुराने एरिया में एक केमिकल प्लांट था जो अमेरिकन कंपनी ओन करती थी। उस केमिकल प्लांट के आसपास हजारों गरीब लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे, बट उनको पता ही नहीं था कि वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के पास रह रहे हैं। 2 दिसंबर और रात के कुछ 11 बजे हुए थे। वहां पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और उन्होंने कुछ अजीब सी स्मेल नोटिस की। तो जब उन्होंने चेक किया तो एक स्टोरेज टैंक जिसमें 40 किलो मिथाइल आइसोलेट था वो कहीं से ओवरहीट हो रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो केमिकल होता है मिथाइल आइसोलेट, ये इतना टॉक्सिक होता है कि अगर इसके थोड़े से एक्सपोजर से भी ये किसी की भी जान ले सकता है। तो वर्कर्स के पास 3 सॉल्यूशन थे इस लीकेज को रोकने के लिए। पहला, सेफ्टी सिस्टम, जो 1 महीने पहले सिर्फ ये कहकर बंद कर दिए थे कि मनी की प्रॉब्लम है तो मनी को बचाने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा। सेकंड, रेफ्रिजरेटर यूनिट, जो सिस्टम को कूल रखने का काम करता है, वो भी 1 मंथ पहले बंद कर दिए थे। और थर्ड, फ्लेयर टावर, उसको यूज तो किया गया बट वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था और जिसके चलते ये तीनों ही सॉल्यूशन उस टाइम फेल हो गए थे। और फिर हुआ वही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात के 12:40 पर यह टैंक एक्सप्लोड होता है और बहुत तेजी से सारे भोपाल में फैल जाता है। जो लोग सो रहे थे उनको इसकी जरा भी भनक नहीं थी कि कुछ ही घंटों में वो सब मरने वाले हैं। लोगों की आंखें जलनी स्टार्ट हो जाती हैं, लोगों के गले जलते हैं, कुछ लोग खून की उल्टियां भी करते हैं, कुछ लोग सड़कों पर भागते हैं और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में हजारों लोग वहीं पर मारे जाते हैं। सुबह तक सारे रेलवे स्टेशन बॉडीज से भर गए थे। जो हॉस्पिटल थे उनमें लोगों को जगह नहीं मिल रही थी और डॉक्टर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। और जो वो अमेरिका की कंपनी का पावर प्लांट था उसकी कॉर्पोरेशन ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि ये एक ट्रेड सीक्रेट है। तो यहाँ पर जो बताया जाता है गाइस कि जो मरने वालों की गिनती थी वो 3000 से 5000 के बीच थी, पर एक्चुअल नंबर वो किसी को नहीं पता क्योंकि कुछ बॉडीज इतनी जल गई थी कि उनका पता लगाना भी मुश्किल था कि ये किसी इंसान की बॉडी है। और काफी लोग अगले आने वाले हफ्तों में मरे थे। तो आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका सिंपल आंसर है सिर्फ और सिर्फ पैसा और लालच के करते हैं। ये प्लांट जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के अंडर था, उन्होंने इसको 1969 में सिर्फ इंडिया में बनाया। क्यों सिर्फ इंडिया में? क्योंकि उस टाइम इंडिया में लेबर सस्ती थी, रेगुलेशंस वीक थी और अगर कुछ गलत भी होता तो एक अमेरिकन कंपनी को कौन ही अकाउंटेबल रखता। तो जब इसका प्लान डिजाइन हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हुआ विद यूजिंग वेरी हाई केमिकल्स। पर इसके शुरू होने के कुछ ही मंथ्स में ये कंपनी लॉस में जाना शुरू करती है और जब इनको पता लगता है कि ये लॉस में जा रहे हैं तो ये कॉस्ट्स को कट करने लगते हैं। इन्होंने केमिकल प्लांट में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी गिनती 12 से 6 कर दी थी। इन्होंने जो सेफ्टी सिस्टम्स थे, जो रेफ्रिजरेटर थे, उनको बंद कर दिया था सिर्फ और सिर्फ मनी के चलते। इन्होंने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना भी बंद कर दिया था। इन्होंने मेथेन आइसोलेट को स्टोर करना भी ज़्यादा कर दिया था गाइस अपने लिमिट से। ये हाई क्वालिटी से सीधा सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स को यूज करने लगे थे और वो भी सिर्फ उन टैंकों में जो बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। इंडियन इंजीनियर्स और वर्कर्स ने भी मैनेजमेंट को कई बार वार्न किया, बट कहा जाता है कि उससे एक रात पहले भी कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट जरूर हुए थे, बट यूनियन कार्बाइड ने सब कुछ इग्नोर कर दिया। और इस सब के पीछे का रीजन था पैसा, क्योंकि सब चीजों को फिक्स करने के लिए पैसा लगता और पैसा उस टाइम ज्यादा जरूरी था गरीब लोगों की जानों से बढ़कर। और जब तक लोगों को कुछ पता लगता इट वॉज टू लेट। आइए दोस्तों अब बात करते हैं डिजास्टर के अगले दिन क्या हुआ था। इंसानों से लेकर जानवरों तक सबकी बॉडी सड़कों पर पड़ी थी, हवा में डेथ की स्मेल आ चुकी थी और सभी पेड़ पौधे काले हो चुके थे।
और ये सफरिंग उसी दिन खत्म नहीं हुई दोस्तों। अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में हजारों लोग और मरे, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम, लंग्स सभी परमानेंट डैमेज हो चुके थे। न्यूबॉर्न बेबी डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे थे और कैंसर रेट तो इतना स्काई पर पहुंच गए थे जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। तो टोटल डेथ्स 15,000 से 25,000 हुए और गैस के एक्सपोजर में टोटल 5 लाख से भी अधिक लोग आए और कुछ लोग तो आज भी सफर करते हैं उसके 40 साल बाद। तो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का क्या हुआ और जो लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे उनका क्या हुआ? यहाँ से ये स्टोरी और भी मिस्टीरियस हो जाती है। सीईओ थे वॉरेन एंडरसन, और जब उनको इस डिजास्टर के बारे में पता लगता है वो इंडिया आते हैं। वो भोपाल में जब भी लैंड करते हैं तभी वो अरेस्ट हो जाते हैं और फिर मिस्टीरियसली वॉरेन एंडरसन को एक बेल पे रिलीज कर दिया जाता है और वो वापस अमेरिका चले जाते हैं और कभी भी वापस इंडिया नहीं जाते। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ढूंढने की कोशिश तो की, बट अमेरिकन गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया था। और कुछ रिपोर्टर्स तो यहाँ तक भी लिखते हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा था। और वॉरेन एंडरसन अपने देश वापस चले जाते हैं। वो कभी भी जस्टिस का सामना नहीं करते, उनको कभी भी जेल नहीं जाना पड़ता। वो अपनी लाइफ सारी लग्जरी में व्यतीत करते हैं। वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टेनिस खेलते हैं और डिनर करते हैं, और 92 ईयर्स की एज में वो मर जाते हैं। और इससे भी बुरा क्या है गाइस, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने वो प्लांट किसी और को बेच दिया और वहां से चले गए, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी कभी भी साफ नहीं हुई। उसका अंडर वाटर आज भी टॉक्सिक है और सॉइल में आज भी मिलावट है। वॉरेन एंडरसन की डेथ के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन एक कंपेंसेशन रिलीज करती है $470 मिलियन का। ये आपको अभी बहुत लग रहा होगा, बट अगर आप इसको डिवाइड करो 5 लाख विक्टिम से तो हर एक के हिस्से में सिर्फ $500 आते हैं। और ये अमेरिकन कंपनी ने कीमत रखी थी एक इंडियन की जान की, जिसकी वजह से आज भी वहां पर रहने वाले लोगों को अभी भी हेल्थ इश्यूज आते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ गाइस, जो मुझे बहुत बार हर्ट करता है कि आखिर क्यों लोग इसके बारे में इतना नहीं जानते, क्यों ये हर स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, क्यों 3 दिसंबर को नेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस नहीं रखा जाता? इसके पीछे के कुछ रीजंस है गाइस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका नंबर 1 रीजन था गाइस, उस टाइम जो विक्टिम्स थे वो बहुत गरीब थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी और इसीलिए शायद वो कभी जस्टिस के लिए वो आवाज उठा ही नहीं पाए जो उनको उठानी चाहिए थी। सेकंड रीजन गाइस, गवर्नमेंट कोलैप्स। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए बुरी तरह फेल हो चुकी थी कि आखिर हाउ एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर इतना बड़ा डिजास्टर कर गई और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई। इसीलिए गवर्नमेंट इसको हेडलाइंस में नहीं आने देना चाहती थी और जल्दी से जल्दी रैप अप करना चाहती थी। और द थर्ड एंड मोस्ट पावरफुल रीजन गाइस, कि उस टाइम यूनियन कार्बाइड के पास पैसा और पावर दोनों थी। यूनियन कार्बाइड ने हर एक लीगल बैटल फाइट की, उन्होंने गुड पेयर के लिए पैसा दिया और मेक श्योर किया कि न्यूज ज्यादा टाइम हेडलाइंस में ना रहे। और शायद हम इसे इसीलिए भी भूल गए क्योंकि इसे याद रखना बहुत ही पेनफुल है और ये हमें मजबूर करता है अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने पर। लाइक एक गरीब की जिंदगी की जान इतनी सस्ती क्यों है? आखिर क्यों फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं इस डेंजरस प्रोजेक्ट के लिए, अपने देश में क्यों नहीं? भोपाल गैस स्ट्रेटेजी सिर्फ एक 1984 की एक स्टोरी नहीं, ये एक वार्निंग है गाइस। वार्निंग है कि क्या होता है जब प्रॉफिट मैटर्स मोर देन ह्यूमन लिव्स, जब जस्टिस बाय और सेल हो सकता है, जब गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बचाने में फेल हो सकती है। बट आज भी हम सेम पैटर्न्स फॉलो करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि केमिकल प्लांट्स अभी भी रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास ऑपरेट करते हैं। आज भी कंपनियां सेफ्टी कंसर्न्स को कट करती हैं और जब भी कुछ डिजास्टर होता है तब पावरफुल लोग अपने मनी के पावर से अकाउंटेबिलिटी से एस्केप कर जाते हैं। भोपाल के लोगों ने हमें एक लेसन सिखाया है कि सेफ्टी कभी भी इग्नोर नहीं हो सकती और जस्टिस कभी भी डिले नहीं हो सकता। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ गाइस कि हमें उन लोगों की जान को मीनिंगलेस नहीं जाना चाहिए। ऐसे वीडियोस शायद जस्ट मे बी, बट ये आपको हेल्प कर सकती हैं उनको याद करने के लिए। ये आपको हेल्प कर सकती हैं कि मेक श्योर कि आगे से ऐसा फिर कभी भी ना हो। क्योंकि सोच के देखो गाइस, जो लोग उस दिन सो रहे थे वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे थे। उनके भी कुछ ड्रीम्स थे, वो भी एक होप में थे कि कल हम उठेंगे, बट सिर्फ एक ही रात में सभी कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ कुछ बेशर्म लोगों के कारण जिनको सिर्फ पैसे और लालच से प्यार था। Always remember Bhopal guys, always remember victims and demand better from those who are in power.